हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आवाज आ रही है प्रत्युष मेरी? हाँ सर। तो हेलो बोल के देख रहा था अभी लोग जाग रहे हैं कि नहीं है। नहीं, मैं तो सो रहा था ना, इसलिए पूछ भी लिया एक बार। अर्नब नहीं उठा अभी तक? सर उसको, सर मैं बोल रहा हूँ सर, अर्नव को ना सर, मतलब अर्नव को बैच में भी, मतलब आप थोड़ा संभाल के रहना सर। अर्नव से वो, मतलब मेरे को इंसान तो लगता ही नहीं है सर। या सोता नहीं है क्या? वो कितने बजे वो सोता कल रात रात को को? 4 बजे सोया सर। 4 बजे? 4 बजे क्या करता है इतनी देर तक वो? वीडियो कर रहा था, बोल रहा था मैं भूल गया वीडियो करना। मैंने बोला बहुत ही अच्छा काम है ये तो। सर वो दिक्कत नहीं है सर, 4 बजे तक एक बार को जग भी सकते हैं। उसके बाद फिर क्लास भी दिन कर लो, फिर दिन में सो भी नहीं, फिर वापस से अगले दिन रात को सो। वो तो सर उसके बीमार हो बाद फिर मेरे जाएगा को उसको। सर काम कर लगता है। उसको तो बीमार हो जाएगा। कौन सर रह आप गया? उससे सीधे कार्रवाई कर लेना सर, जो इंसान भी है या नहीं है। हाँ, अभी पूछ लेते हैं। अभी अर्नब जी आ गए? सर इम्पोर्टेंट तो अर्नव रह गया। यस सर, आ गया। 4 बजे सोया था? यस सर। 7:30 उठा कैसे? सर उठ गया। माल है तेरी, बीमार हो जाएगा अगर केवल 3 ही घंटे सोएगा दिन में तो। दोपहर को भी कई बार सो ही जाता हूँ ना। कई बार? मतलब सो ही जाता हूँ मैं तो हो ही जाता है। 4 5 5 घंटे तो हो ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। 8 घंटे की नींद, 6 घंटे मिनिमम है। 6 घंटे से कम सोएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। सर 6 घंटे सर इंसानों के लिए है सर। अर्नब क्या है? अर्नव उस कैटेगरी में ही नहीं आता ना सर। मालूम नहीं सर, इंसान तो नहीं लगता कितने है सर। कितने घंटे सोते हो? अभी आदित्य श्रीवास्तव कितनी देर सोता है तो? सर डिपेंड करता है सर। कभी कभी मैं 4:30 बजे तक भी जाग सकता हूँ, कभी कभी 2 ही बजे सो जाता हूँ, कभी कभी 12 बजे भी सो जाता हूँ। जनरली तो 2 बजे सो जाता हूँ। सर मतलब मतलब मालूम ही था आज तक कि 5 साढ़े 5 घंटे सो सही। लेता। और मुकुल खेड़कर? सर 1 बजे सोता और 7 o'clock को उठ जाता। टाइम फिक्स है? हाँ सर, मतलब पहले अर्णव जैसे करता था, रात भर, फिर ऐसा बहुत नुकसान हुआ उससे। नहीं, बहुत नुकसान हो जाता है, बिल्कुल सारा दिन खराब हो जाता है। आर्यन तू कितने देर सोता? तो मैं 12 बजे सोता हूँ। और उठता कितने बजे है? 7:37 दिखता हूँ, मतलब वो तेरी डिपेंड कर। 7 साढ़े 7 घंटे बहुत ज्यादा भाई। अरे सर, सर सर वो बचपन की जो स्कूल की वो थी, जो उसमें लिखा रहता था वी नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, वो तो मतलब आजकल मजाक बन चुका है। हाँ बिल्कुल, वो तो मजाक बन चुका है। और साहिल देसाई? सर मैं 6.5 घंटे या 7 घंटे सोता हूँ। 6.5 से 7 घंटे सो जाता है। केसी कहाँ है? गायब है, वो भी सो रहा लगता है। आर्यन? तो कुछ फिक्स नहीं है, जब भी नींद आती है सो जाता हूँ। नहीं, वो घंटे कितने सोता है? उठता भी तो होगा ना? सब पता नहीं सर, 6 के आसपास होगा शायद। केसी को बुलाओ। किसी को भी बुलाना पड़ेगा। फिर वो पक्का भूल गया होगा क्या क्लास है, या फिर वो अंधे बना रहा होगा अपने नाश्ते में। नाश्ता बना रहा होगा। हाँ मतलब। चलो, कर दूं शुरू या वेट करनी है उसकी? टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा। सर 1 मिनट फिर उसको फोन ही कर। सर वो किसी और से बात कर रहा है सर, तो चांस ही नहीं है। हो किसके? सकता है हम में से किसी ने फोन किया, मालूम नहीं। सर वो लेक्चर में स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था? आई हाँ एक्स वही सर वो। थीटा, आई वाई वाई साइन स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं नहीं, उस काइनेमेटिक्स का था कोई। हाँ सर, वो कुछ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल का था। पैराबोला के कुछ कर रहे थे। अच्छा, वो जो कोलिजन्स की शीट तुमने छेड़ी नहीं, उसका आखिरी क्वेश्चन है। कौन सी कॉलेज की? एक है ना शीट जिसको तुमने हाथ नहीं लगाया।
वो 6 पेज वाली। हाँ वो 6 पेज वाली, वो जो बाबा आजम के जमाने की है। हाँ बिल्कुल, वो पूरी डिस्कस कर दी मैंने उनके साथ। इस बैच में सर किसने उसका अटेम्प्ट किया, किसी ने किया उसका क्या? आखिरी क्वेश्चन है, एक पॉइंट से दो पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए गए ग्राउंड से, इलास्टिक पार्टिकल्स हैं। ग्राउंड से दो पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए गए, दोनों के दोनों इलास्टिक पार्टिकल्स हैं, और आपको ये शो करना है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम है, इट मूव्स ऑन द सेम पैराबोला, it moves on the same parabola in shifted positions. सर ये हो गया इसका, एक और मेथड से हुआ हमसे हम्म, ये वो y को लेक्स tan थीटा से किया मैंने। हाँ उससे कैसे किया? मतलब उससे पैराबोला की y इक्वेशन निकाल ली। tan थीटा माइनस gx स्क्वायर हम्म, बाय 2 a स्क्वायर मान लिया, q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वो क्या मान लिया? a स्क्वायर, तो वो तो कांस्टेंट है ना ये। ठीक है, तो मतलब यू एक्स स्क्वायर मान लिया, ठीक है, हाँ वो हाँ सबका सेम ही है। तो हाँ, तो अब g बाय 2 u x स्क्वायर कांस्टेंट है हर के लिए, हम्म, तो ये ऐसी कुछ बन गई माइनस a x स्क्वायर प्लस x इंटू वेरिएबल बन गया, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स x इंटू इंटू सम वेरिएबल सम वेरिएबल। हाँ बी ले लेते हैं, बी एक पैरामीटर है। ठीक है। हम्म, उसके बाद इस राइट साइड होल स्क्वायर बना देते हैं। राइट साइड को, हाँ पैराबोला के लिए। अच्छा तो ये हो जाएगा, इसमें से क्या करूँ मैं, इसको माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। और अब इसका फोकस इसको भी मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, केवल y शिफ्ट हो रहा है इसका, अगर b डिफरेंट डिफरेंट है तो। प्लस हाँ, बी तो स्क्वायर वही बाय 4 ये सिर्फ होगा ना। वर्टेक्स शिफ्ट होता है, अगर इसको भी हाँ अब सिर्फ वर्टेक्स शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब, हाँ ठीक है, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो रहा है, शेप बाकी सेम, सब सेम है। पैराबोला सेम रह रहा है। वही यस सर वही। साहिल क्या बोल रहा है? तो वो बी स्क्वायर बाय 4 होगा ना। हम्म, हाँ ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर बाय 4a होगा, क्योंकि वो एक बाहर ए भी था, अच्छा भी लगता है डायमेंशनली, है ना। पता नहीं डायमेंशंस पे तो ध्यान नहीं दिया, खैर। तो y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज अ पैराबोला जिसका वर्टेक्स b पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, तो इट इज सेम पैराबोला हुज वर्टेक्स चेंजेस इट्स पोजीशन, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्टेक्स हो जाएंगे, तो शिफ्टेड हो गया, बिल्कुल ठीक है। हमें पहले तो यही समझने में टाइम लगा था कि सेम पैराबोला का मतलब क्या है, देन फाइनली वी वर एबल टू अंडरस्टैंड सेम पैराबोला मतलब दो इक्वल पैराबोलाज की बात हो रही है, जिनको शिफ्ट करके एक दूसरे पे सुपर इम्पोज किया जा सकता है। बढ़िया है, ये भी ठीक है। मैंने उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपका वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वेरी कर रहा है, तो एक हाँ हाँ पैराबोला सर, वो वो बहुत ही मैं अच्छा है, वो तो बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में सब आएगा ना एक ही पैराबोला पे, हाँ यस सर। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग आएगा ही, तो मतलब सेम ही पैराबोला होगा अगर आप यू एक्स सेम रख के यू वाई चेंज करेंगे तो। यस सर। सर लेकिन उसमें क्वेश्चन समझने में ही आधा दिमाग लग गया था कि क्वेश्चन डिस्कस क्या हो रहा है। अब बीच में से देखने का यही मजा है। फिर फिर सर अर्नव बोलता है सर रात को 1:30 बजे कि वो क्वेश्चन डिस्कस करना है। मैंने बोला मेरा अभी तक वीडियो खत्म हुआ, बाद में डिस्कस कर। तो उसके बाद तो डिस्कस कर रहे 3 बजे फोन करता है। सही है बेटा, कोई बात नहीं, एक बार मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। फिर 3 बजे तक मतलब 4 बजे तो सर अर्नव स्टार्ट हो जाता है, नहीं, वो तो चार कोई तो ज्यादा हो पॉसिबल जाएगा, नहीं है मेरी 8 बजे टाइम। क्लास होती है, मैं 4 बजे सो के 8 बजे क्लास नहीं ले सकता। आज तो सर सर उसका 7 बजे वो थी। क्वेश्चन भी रहता था ना, वो बहुत पहले वो सर एक क्वेश्चन। चलो अभी आज मेरे को सर ये वो पढ़ाना फ्रिक्शन जरूरी है। है, बाद में बात हाँ करेंगे। यस सर। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम,
बेसिकली ये टॉपिक पढ़ा के इसके अगर आज आपको बेसिक्स समझ में आ जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम एक रिजिड बॉडी का मोशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं। मैं एक पार्टिकल से स्टडी स्टार्ट करूंगा। आई विल थिंक अबाउट अ सिंगल पार्टिकल, उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्सेस से उसका मोशन एनालाइज करेंगे एक डिफरेंट तरीके से, जिसमें हम बात करेंगे उसकी मोमेंट ऑफ मोमेंटम की और मोमेंट ऑफ फोर्स की, और उस पार्टिकल को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर हम उस स्टडी को धीरे धीरे करके एक्सटेंड करेंगे फिक्स एक्सिस रोटेशन पे, रोलिंग मोशन पे, और इन जनरल किसी भी रिजिड बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करना है तो उसके ऊपर। तो अगर आपको ये वाला टॉपिक बेसिक से क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे। सो फोकस केयरफुली ऑन दिस, द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। सर एक छोटा सा डाउट था सर। सर वो कल वो वीडियो लेक्चर में आदित्य का एक स्टेटमेंट था सर कि since movement of force is an actual vector, the rotation about x axis will result in a torque along x axis. तो मतलब कहना क्या चाहता है वो नहीं समझ में आया। तो वो गलत बोल रहा था ना। नहीं, क्योंकि उसके नीचे उसने लिखा सर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन सर। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट में, ये गलत है। देन लेटर ही सेड कि नहीं सर, मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा था। ओ जब मैंने पूरा वो मोमेंट ऑफ फोर्स के कंपोनेंट्स बना के दिखाए और एक्स एफ वाई और वाई एफ एक्स निकाल के दिखाया और मोमेंट का मतलब समझाया और उसका एक्सियल वेक्टर होने का सिग्निफिकेंस समझाया, तो ये बात समझ में आया ना कि भी ये जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में टॉर्क थोड़ा आएगा। और अगर टॉर्क जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसका मतलब ये थोड़ा कि चीजें जेड एक्सिस की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब जेड एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही हैं। तो अगर कोई चीज एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है तो जेड एक्सिस के अबाउट इसका इफेक्ट आने वाला है। ये चीज आज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो एक पार्टिकल के डायनामिक्स जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो कौन कौन सी एलिमेंट्री इक्वेशंस हम यूज करते हैं। तो सपोज ये कोई पार्टिकल है मेरे पास मास m का एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, और इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है सपोज F। ठीक है, इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या क्या पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ओरिजिन। इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर वेक्टर। एंड द एलिमेंट्री रिलेशनशिप बिल्कुल बिगिनिंग से बात करें तो हमने डिफाइन किया था वेलोसिटी एज द रेट एट विच द पोजीशन वेक्टर चेंजेस। देन फोर्स by Newton's second law is mass times acceleration, where acceleration is rate of change of velocity। यहाँ से मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव तरीका बन जाता है फोर्स को लिखने का, m टाइम्स dv/dt, जिसको हम d/dt ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ले लेते हैं, where we have defined a quantity momentum which is the product of मास एंड वेलोसिटी। तो हमने इसके मोशन के साथ एक क्वांटिटी एसोसिएट की मोमेंटम, और हमने बोला कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आने वाली है। इसके बाद फिर हमने इसको एक डिफरेंट तरीके से लिखा। हमने F इज इक्वल टू एम इंटू dv/dt का दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, F डॉट dr, एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dr से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो मेरे पास m dv/dt डॉट dr ये बन गया, और इसको हमने बोल दिया डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर मेरे पास m v डॉट dv आ गया, जिसको हमने बहुत सुंदर तरीके से mv dv बना दिया था, फिर v इज स्पीड एंड dv इज चेंज इन स्पीड। और मैंने एक नई क्वांटिटी ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ एसोसिएट कर ली, काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv², और हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई, वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूजिंग दिस इंटीग्रल। ठीक है, अब हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन इसी इक्वेशन के साथ कर रहे हैं। मेरे पास ये रिलेशनशिप है F इज इक्वल टू m टाइम्स dv/dt या फिर d/dt ऑफ p।
किसी इंस्टेंट पे हमारे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r है, तो मैं इस रिलेशनशिप का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं r के साथ। और मैं इसको लिखता हूं r क्रॉस f इज इक्वल टू r क्रॉस d बाई डी टी ऑफ p। अब ध्यान से देखना, अगर मैं d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p कैलकुलेट करूं, d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p, तो ये हो जाएगा dr बाई डी टी क्रॉस p। r इटसेल्फ एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए, और एक टर्म आएगी r क्रॉस dp बाई dt। ये लिखते हुए ध्यान रखना, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, मतलब a क्रॉस b और b क्रॉस अलग अलग नहीं होते, इसलिए मतलब आपने r वाली टर्म हमेशा पहले ही लिखनी है। नाउ dr बाई dt is velocity and momentum is mass into velocity। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जीरो आ जाएगा, so this term becomes zero, this cross product becomes zero, so d by dt of r cross p is equal to r cross dp by dt। तो मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशनशिप आ गई, r cross f is equal to d by dt of r cross p। तो मेरे पास एक और बढ़िया सी रिलेशनशिप आ गई, मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है r क्रॉस p, किसी भी मोमेंट पे हमारे पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर और उसका किसी एक स्पेसिफाइड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये चेंज कर रहा है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो r क्रॉस f के बराबर है। तो ये जो LHS में टर्म है इसको हम बोल देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। एक नई थ्योरम बना ली मैंने ना, जैसे मैंने एक इम्पल्स वन टाइम थ्योरम बनाई थी, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, एक स्केलर फॉर्म बनाई थी जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। यहाँ पे एक और मेरे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ गई, थ्योरम, दैट इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, और इस क्वांटिटी को बोल देते हैं हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यू अंडरस्टैंड दिस टर्म मूवमेंट। हमने ये बात डिस्कस की हुई है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको मोमेंट बोलते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ मास भी लिया था हमने, तो दिस इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो वी हैव येट अनदर थ्योरम विद अस, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, द मोमेंट ऑफ फोर्स about a point is equal to rate of change of, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिख लेते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट द गिवन पॉइंट। इसको हम m लिख देते हैं या फिर टाउ लिख देते हैं, एंड दिस इज, जो ये ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है इसको यूजुअली l से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ बुक्स में h भी लिखा होता है इसको, बट ठीक है, हम m या l, मोमेंट ऑफ फोर्स को m वेक्टर या टॉर्क वेक्टर, तो यूजुअली आप देखेंगे अपने यहाँ पे आपको ज़्यादातर यही नोटेशन देखने को मिलेगी। सो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एक एलिमेंट्री रिलेशनशिप है किसी भी पार्टिकल के लिए। इसको यहाँ तक पसंद आ रहा है तो आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। दिख रहा है सारा?
कर लिया नोट, चलें आगे। सर 1 मिनट। ठीक है, हाँ सर हो गया। तो पहले हम ये सारी वैल्यूज, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन कई बार हो चुकी है, हम मोमेंट कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, बहुत सारे हमने अलग अलग तरीके के एग्जांपल देखे हैं। पहले हम इसकी कैलकुलेशन पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें मैं आपको इसको वैलिडेट भी करके दिखाऊंगा और इसका यूज भी करके दिखाऊंगा, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इस चीज का सिग्निफिकेंस देखेंगे क्या है। So let us first practice ourselves on calculating the momentum or the angular momentum. तो angular momentum of a particle is r cross p. अब ध्यान से समझना है, जब आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। ये कोई मेरे पास पार्टिकल है और ये ऐसे मूव कर रहा है और इसका मोमेंटम है मोमेंटम वेक्टर विच इज m इंटू वी। आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज किया स्पेस में O और इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया R। देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट O, तो मैं O लिख लेता हूँ यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, ये स्पेसिफाई करने के लिए। मैं तभी तक आया नहीं था क्या? गुड मॉर्निंग ओम जी। अभी आया तू? ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया मतलब। थोड़ा क्या, 8 बजे वाले टाइम पे आया तू? सर मतलब अलार्म बजा ही नहीं और फिर दूसरा 8 बजे वाला बज गया। अलार्म को भी 8 बजे 7:30 बजने की आदत नहीं है। सर रखा तो था, पता नहीं। शाम का लगा दिया होगा तूने, AM PM में गड़बड़ हो गई होगी। तो ये कोई मेरे पास पार्टिकल है और इसका मोमेंटम वेक्टर है mv, और मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज किया O, और O के अबाउट इसका मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखा, तो दिस विल बी r क्रॉस p। अब जब आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो ध्यान से समझेंगे, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि r वेक्टर कितना है। तो r वेक्टर इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिन एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो r वेक्टर आपका OA वेक्टर है, which can also be called as the position vector of point A minus the position vector of point O। ठीक है, तो जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है उस पर भी डिपेंड करेगा एंगुलर मोमेंटम, और पार्टिकल की करंट पोजीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा एंगुलर मोमेंटम, और ऑब्वियसली r क्रॉस p। अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूं तो इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing O, A and P vector, या फिर यू कैन से द प्लेन कंटेनिंग OA वेक्टर एंड P वेक्टर। तो हमने जिस पॉइंट को चूज किया O, कोई भी आर्बिट्ररी रेफरेंस पॉइंट हो सकता हो, तो जैसे ही आपने एक पॉइंट चूज किया O, तो आपने एक प्लेन डिफाइन कर लिया जिसमें हमारे दो वेक्टर्स आ रहे हैं, OA वेक्टर और MV वेक्टर। तो इन दोनों प्लेन्स को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखेंगे
तो ये हमारा आर क्रॉस पी की सेंस अगर देखेंगे तो आर क्रॉस पी इस पर्टिकुलर डायग्राम में काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है। ये वेक्टर आर की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, तो काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है। और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए ए क्रॉस बी अगर काउंटर क्लॉकवाइज होता है तो ए क्रॉस बी वेक्टर आपकी तरफ डायरेक्टेड होता है। तो मैं यहाँ पे एक डॉट से येलो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डॉट का मतलब है मैं एक ऐसा वेक्टर बना रहा हूँ जो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसको भी हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। इस तरफ कोई नहीं जा रहा है पार्टिकल। सपोज ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, सपोज ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड है। सो फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन xy plane, the angular momentum about any point in xy plane, obviously angular momentum के लिए पॉइंट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। angular momentum about any point in xy plane is perpendicular to the xy plane that is parallel to z axis। ये रोटेशन में आप देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को हमने प्लेन के परपेंडिकुलर डिफाइन किया था ना। तो अगर आपको ऐसे भी ध्यान हो तो अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और ये पार्टिकल हमारा मास m का और ये v वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे है और सर्कल के सेंटर के रिस्पेक्ट में आप इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर r। तो अगर आप r क्रॉस p करेंगे तो उसकी डायरेक्शन वही आएगी जो आपने एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को दी थी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें अच्छे से याद है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एक वेक्टर डिफाइन किया था प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी इस पार्टिकल का अबाउट सी निकालेंगे तो वो इसी डायरेक्शन में आएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा यहाँ पर। तो आर और एम वी में कितना एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री। सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कल के सेंटर के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है और वी उसमें 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी की वैल्यू एम वी आर आएगी और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हमारी v बाय आर होती है। तो v को आर ओमेगा भी लिख सकता हूँ, तो ये एम आर स्क्वायर ओमेगा भी आने वाली है, जो कि अच्छा लग रहा होगा देखने में, कुछ आई ओमेगा जैसा। where I is the moment of inertia। यहाँ तक नोट करो, आगे बात करता हूँ। इसमें ओमेगा का क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओमेगा एट दिस इन दिस फिगर। ओमेगा का क्या मतलब है, किस चीज की एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल के स्पिन करने की एंगुलर वेलोसिटी क्या। पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की। हाँ, यहाँ जो ओमेगा है वो हमारे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी है कि हमारा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अबाउट सी किस रेट से घूम रहा है। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ जी, सो गए क्या ऑन करके लेक्चर अर्नब। नहीं सर यही है। चलूं आगे।
यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब इसको जरा और ध्यान से देखते हैं। तो ये मैंने सिंपली सर्कुलर मोशन लिया था, बट लेट अस नॉट टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। सपोज एक ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब जो हमारा आर और वी वेक्टर मिलके जो प्लेन बनाते हैं, सपोज वो एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा पार्टिकल है, और इसकी वेलोसिटी मैंने सिंपलिसिटी के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लिए, तो इसकी वेलोसिटी को मैं वी आई कैप ले लेता हूँ, और किसी इंस्टेंट पे इसका पोजीशन वेक्टर एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ, और हमारे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया आर। क्या लगता है इसका आर वेक्टर कैसे घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? clockwise. तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है पोजीशन वेक्टर की, वो माइनस ओमेगा के कैप होगी, और अगर ये एंगल थीटा है तो ओमेगा की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी, माइनस डी थीटा बाई डी टी लिखूं या प्लस डी थीटा बाई डी टी लिखूं? तो ऐसा करते हैं, ये एंगल ले लेते हैं, टेंशन नहीं रहेगी मेरे को ज़्यादा। तो मैं ओमेगा को डी फाई बाई डी टी लिख लेता हूँ, तो माइनस डी थीटा बाई डी होगा, या माइनस डी थीटा बाई डी टी होगा। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी जो वेक्टर है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा, तो माइनस के कैप वो बता रहा है, और ओमेगा उसकी वैल्यू बता रहा है जो कि डी फाई बाई डी टी होगी, ठीक है, या माइनस डी थीटा बाई डी टी होगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालते हैं, आर क्रॉस पी करके। तो आर क्रॉस पी से निकालते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस पी, और क्रॉस हो जाएगा एम इंटू वी आई कैप। कितना आएगा ये? तो आई क्रॉस आई वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, अपने पास बचेगी जे क्रॉस आई वाली टर्म। जे क्रॉस आई कितना होता है? माइनस के। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन आ गया माइनस एम वी वाई के कैप, ठीक। अब ध्यान से देखना जरा, डी फाई बाई डी टी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एंगल मेरा फाई है, और ये मैं एक्स मान लेता हूँ, ये वाई मान लेता हूँ। तो टेन फाई को मैं एक्स बाय वाई लिख सकता हूँ, तो एक्स इज वाई टेन फाई, डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक्स वेरी कर रहा है एट अ रेट वी, और वाई मेरा कांस्टेंट है, तो वाई को एज इट इज रहने देते हैं, वाई तो नहीं बदल रहा ना इस डायग्राम में। और टेन फाई का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई बाय डी टी, तो मेरे पास ये हो गया v इज इक्वल टू वाई, और सीकेंड स्क्वायर फाई को मैं एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, नहीं, सीकेंड स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, वी वाई बाय आर स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो वी वाई की जगह आर स्क्वायर डी फाई बाई डी टी लिख सकता हूँ। सो मेरे पास एल ओ की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम वी वाई की वैल्यू आर स्क्वायर डी फाई बाई डी टी के कैप, और ये फिर मेरे पास वही रिलेशनशिप आ गई आई ओमेगा वाली। सर तो इसमें आपने ये किया ही क्यों सर, मतलब आप सीधे ही पहले से, मतलब आप लीनियर की जगह पहले से ही आप ऐसा हाँ आर ठीक ओमेगा और है, मैं वो भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन जनरल किसी भी पॉइंट के अबाउट तो आप आर क्रॉस पी निकालो, तो ये वाली वैल्यू आपकी एक पार्टिकल के लिए आई इंटू ओमेगा के बराबर आ जाने वाली है, आई इंटू ओमेगा वेक्टर, और आई हमारा एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, नो डाउट, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात, कि मैं यहाँ पे ये एंगल थीटा लेके वी का कंपोनेंट लेता, इधर वी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट लेता वी साइन थीटा। तो वी वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एंगुलर वेलोसिटी वी साइन थीटा बाय आर होगी, और अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो आर क्रॉस एम वी होता है, तो आर क्रॉस एम वी करेंगे तो उसमें भी एंगल थीटा ही है, तो आर एम वी साइन थीटा, और वी साइन थीटा को आर ओमेगा लिख देंगे, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ऐसे भी
हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या मेमोराइज कराना चाहता हूँ कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो आप पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी लिखो ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम को एम आर स्क्वायर ओमेगा भी लिख सकते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस में ये बहुत यूजफुल रहता है। सर मतलब एक्चुअली रोटेशन में एक छोटी सी क्या बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही होती है सर कि जैसे ये सब जब लिखते हो ना ये सब मतलब समझ में आते हैं लेकिन मतलब क्वेश्चन करते कोई बेसिक सी लो लेवल सोच ही आती है मतलब ऐसा ये सब एकदम सोचने में नहीं आता क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाला तरीका ही आता है दिमाग में सब पूरा करते हुए नहीं आता दिमाग में। कौन सा ये वाला तरीका ये आता है दिमाग में, ये कह रहा है? हाँ। हाँ तो इसमें कोई बुराई थोड़ा है इस तरीके में। ओके। बट ऐसा है ना कि मतलब वेक्टोरियली भी आपको चीजें लिखनी आनी चाहिए, बिकॉज जब आप ज्यादा सोफिस्टिकेटेड केस में पहुंच जाएंगे जहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल नहीं रहेगा वहां पे वेक्टर्स लिख के सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहेगा। और हमने देखा ये यार कुछ क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके होते हैं। तो अपने को तो दोनों चीजें आनी चाहिए। ये वाला मेथड पोलर कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मेट से हो गया, आर के पैरेलल और आर के परपेंडिकुलर चीजों को रिजॉल्व करना। ये जो मेथड है ये स्टैंडर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला हो गया। दोनों चीजें आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। सर अभी नोट कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल नोट करो, स्क्रीन क्लियर करूंगा फिर मैं। फिर तो नोट करने तक एक बकवास क्वेश्चन और पूछना था सर। सर आप नेक्स्ट पाथफाइंडर की क्लास लेने से पहले बता देना सर क्योंकि उससे पहले थोड़ा अटेम्प्ट करना था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं ले रहा मैं, मतलब कल नहीं ले रहा। हाँ ठीक है सर। कौन चला गया दुखी हो गए? ओम मेहता। केसी आया कि नहीं आया? आ गया है? वो तो कब तभी आ गया था कहाँ बिजी था तू? सर, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा, इंटरनेट चल नहीं रहा था, आ गया था, मोबाइल तेरा डेटा फोन चल रहा। बिजी आ रहा है, कहीं बातें करने में लगा हुआ तू। सर क्या? मुझे तो यही सर वो बताया गया था कि तू फोन बिजी आ रहा है तेरा, कहीं और बातें नहीं, कर। वो किसी और ने फोन किया था और इसने भी फोन किया होगा, दोनों क्लास के लिए बुला रहे थे। किसी और ने मतलब कोई बाहर का बंदा बुला रहा था तेरे को क्लास के लिए? नहीं, मुकुल ने भी कॉल किया, प्रत्युष ने भी कॉल किया, दोनों ने एक साथ कॉल किया। फिर मैंने बोला था सर कि शायद किसी और ने फोन किया होगा उसे इसलिए बिजी है रे। ये ब्लेम ऐसे मत डालो सर दोस्ती खराब हो जाती है सर ऐसे। किसी दूसरे को कैसे पता होगा क्लास है? ठीक है, क्लियर कर दूं स्क्रीन? सर आधा मिनट सर। हाँ सर। ठीक है जी, कर दूं क्लियर? चलो। तो एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर, और इसको और अच्छे से एक बार समझते हैं। तो ये हमारे पास कोई पार्टिकल है और ये इसका मोमेंटम वेक्टर है एम वी, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर। और अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो आएगी मैग्नीट्यूड में वो आ जाएगी एम वी आर
साइन थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन के लिए एक तो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आर क्रॉस वी वेक्टर करके देखो, और मैं बहुत सिंपल सुंदर साधारण सा तरीका यूज करता हूं। अगर मेरे को क्लॉकवाइज पोजीशन वेक्टर घूमता हुआ दिखाई देता है तो अंदर की तरफ, और अगर मेरे को काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन वेक्टर घूमता हुआ दिखाई देता है तो बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है और ये बाहर की तरफ डायरेक्टेड का, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है पोजीशन वेक्टर की। दैट इज द आइडिया। तो यहाँ क्या लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा? इस पर्टिकुलर फिगर में क्या लग रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? सर अंदर की तरफ ना। तो जब ये इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो अगर मैं एक डिफरेंशियल टाइम के बाद इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ आ जाएगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। डॉट। अभी तेरे को अंदर क्यों दिख रहा था? मालूम नहीं, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया था तो गलत हो गया था। क्रॉस प्रोडक्ट में आर मैं वेक्टर, क्योंकि सर मेरा आर राइट वेक्टर हैंड नीचे पड़ा था, मेरा राइट हैंड नीचे पड़ा था और मैं आलस में लेफ्ट हैंड से क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। ये देखना, राइट हैंड में पेन पकड़ रखा होता है तो लेफ्ट हैंड से काम चला लेते हैं, गड़बड़ है। तो या तो लेफ्ट हैंड रूल बनाओ अपने लिए एक अलग से। सर वो तो भी लेफ्ट मालूम है, राइट लेकिन हैंड ही मैंने होता है। लेफ्ट हैंड से राइट जब हैंड रूल लेफ्ट लगा हैंड दिया। लगा के रहना तो अंगूठा उंगलियों के बीच में बीच लिया कर, और फिर लगा कर फिर देख रहा अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है। सर वो भी मालूम है, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड रूल लगा दिया क्योंकि मन कर रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था, आलस आ रहा था, ऐसा बोल सकते। चलो ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई काउंटर क्लॉकवाइज। और अब जरा ध्यान से देखते हैं ये एम वी आर साइन थीटा को, थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं। तो एम वी आर साइन थीटा के बारे में सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाओ, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा मेरा रेडियल कंपोनेंट हो गया और ये मेरा ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया। इसको थीटा वी थीटा लिख देते हैं, हमने पोलर कोऑर्डिनेट में देखा थीटा कैप जैसे टाइप है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, वी थीटा लिखें, वी टी लिख देते हैं। उसमें थीटा ये वाला होता है जब हम आर के परपेंडिकुलर लिखते हैं, तो लेट अस कॉल इट एज वी टी। तो वी टी इज वी साइन थीटा और वी रेडियल इज वी कॉस थीटा। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरा m इंटू वी साइन थीटा, वी साइन थीटा हो जाएगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट इंटू आर। तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर m इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर। वी परपेंडिकुलर का मतलब है वेलोसिटी का आर वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। द अदर, ये क्या हो गया, स्क्रीन बंद हो गई क्या अचानक से? सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। पता नहीं क्या हुआ। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ठीक है, तो एक तो हो गया एंगुलर मोमेंटम इज v परपेंडिकुलर इनटू r, एंड द अदर वे इज कि आप वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल, वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग आई वुड से एक लाइन बनाओ, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। तो इस लाइन के अलोंग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, और अगर हम ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले लाइन ऑफ मोशन पे ओरिजिन से, तो ये भी आर साइन थीटा होगी, लेंथ होगी। तो ये P ले लो, ये N ले लो, तो क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, तो ON की वैल्यू OP साइन थीटा। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज M इंटू V एज इट इज, और R साइन थीटा, और R साइन थीटा को हम R परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो आप जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं हमारी लाइन ऑफ मोशन के ऊपर, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपका r परपेंडिकुलर है, देन एंगुलर मोमेंटम इज m v इंटू आर परपेंडिकुलर। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप
v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना सकते हैं या फिर आप r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना सकते हैं। तो 3 तरीके हैं आपके पास एंगुलर मोमेंटम निकालने के, ठीक है, नोट किया। सेम ही कॉन्सेप्ट टॉर्क में भी अप्लाई होता होगा कि 3 तरीके से निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो हमारी मोमेंट ऑफ फोर्स होती है टॉर्क विच इज r क्रॉस f, उसमें भी यही चीज है, टॉर्क हो जाएगा r इंटू एफ साइन थीटा या फिर r साइन थीटा इंटू एफ या फिर r क्रॉस f तो है ही। तो अगर मैं ऐसे ये दिखाऊं कि यहाँ पर पॉइंट P पर फोर्स लग रही है F, तो P इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और आप मूवमेंट निकालना चाहते हैं पॉइंट O के अबाउट, तो ये आपका R वेक्टर है। तो आप फोर्स के 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, एक फोर्स का रेडियल कंपोनेंट, एक फोर्स का ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और आप मूवमेंट ऑफ द फोर्स को फोर्स का ट्रांसवर्स कंपोनेंट इनटू R लिख सकते हैं, या फोर्स की लाइन ऑफ मोशन को वैसे एक्सटेंड कर लो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये एंगल थीटा है तो ये r साइन थीटा आएगा। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज f परपेंडिकुलर इनटू r, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट तो है ही आपके पास। फिर एक और चीज थी सर, वो आपने जो लास्ट में उस वीडियो में एक सिलेंडर वाला एग्जांपल लिया था, वो एक बार और रिपीट मतलब डिस्कस कर सकते हो क्या? टॉर्क की बात कर रहा है क्या? वो आपने 3 फोर्स बनाए थे ना, एफ रेडियल, एफ हाँ, एक पैरेलल। पॉइंट पर 3 फोर्सेस लगाए थे मैंने, 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाए थे, एक एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला, एक एक्सिस के पैरेलल, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो मतलब वो तो मेरे को समझ में आया था कि एफ परपेंडिकुलर इनटू आर ही कर रहे होंगे, लेकिन मेरे को वो नहीं समझ में आया था कि जो हमारा जो एफ पैरेलल है वो मतलब आप क्या कह रहे हो कि वो जो प्लेन है उसके पैरेलल फोर्स है? वो एक्सिस के पैरेलल फोर्स थी, सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल, जिसके ऊपर मैंने उसको हिंज किया हुआ था ताकि वो उसी एक्सिस के अबाउट घूम सके। तो वो वाली जो फोर्स है वो ऐसा नहीं कि वो मूवमेंट नहीं दे रही है, बट वो जो मूवमेंट है वो उसको ऐसे समझते हैं ध्यान से। ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, ये नोट कर लिया आप सब लोगों ने ना? तो ये एक मैंने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको मैंने कंस्ट्रेन कर दिया था इन 2 पॉइंट्स से, सो दैट ये इसी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर सकता है, ठीक है। अब ये इसी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर सकता है, या फिर मैं और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, आपके घर का डोर। तो ये एक डोर है आपके घर का जिसको आपने यहाँ पर हिंजेस से फिक्स किया हुआ है। अब आपका ये डोर एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। अब इस डोर को घुमाने के लिए आप इस पे एक ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे फोर्स लगा सकते हैं। तो आप डोर के हैंडल पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा सकते हैं, या फिर मतलब डोर के हैंडल को डोर के सरफेस के पैरेलल पुल कर सकते हैं, या फिर डोर हैंडल पे डोर के परपेंडिकुलर फोर्स लगा सकते हैं। तो F1, F2 और F3, तो कौन सी फोर्स इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन जनरेट करेगी? F3। F3 करेगी ना। F2 तो सभी को लग रहा नहीं करेगी ये, और F1 इसको डोर को रोटेट कर पाती, F1 इस डोर को रोटेट कर पाती अगर ये कुछ ऐसी हिंज पे लगा होता जिसके अबाउट ये ऐसे टर्न कर सकता था, मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट इसको टर्न करने की कोशिश करती, मतलब ये z एक्सिस और सपोज ये x एक्सिस, तो ये वाली फोर्स जो F1 है वो इसको x एक्सिस के अबाउट टर्न करने की कोशिश करती, और वो हो नहीं पाता हिंजेस की वजह से। ऐसे ही इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे ऐसे वाली फोर्स तो रोटेशन दे ही नहीं रही थी, ये वाली जो फोर्स है जो इस एक्सिस के पैरेलल है ये इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कंस्ट्रेंड है कि वो इस एक्सिस के अबाउट घूम नहीं सकता, ये रोटेशन अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द सपोर्ट्स।
इसलिए ये वाली जो फोर्स थी पैरेलल वाली, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन में है और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, और ये पैरेलल है, तो पैरेलल वाले का कोई रोटेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। सर एक और डाउट था, मतलब एक्चुअली वो मतलब ये था क्लियर कि हुआ? क्लियर ही कर दो। हाँ ये समझ में आया सर, हाँ, मतलब समझ में यही आया था, लेकिन हाँ वो हिंज वाला पॉइंट थोड़ा नया था, मतलब कि सर अगर नॉर्मल हिंज होती तो एक और चीज बता सकते हैं सर? सर वो जैसे कि टॉर्क निकालने के लिए r परपेंडिकुलर इनटू f और f परपेंडिकुलर इनटू r कर सकते हैं ना, तो वैसे आपने बोला था 3D में नहीं कर सकते हैं, वो क्यों था? क्या उसमें मतलब आर परपेंडिकुलर इनटू क्या करना है, एफ नहीं करना है, एफ पैरेलल भी तो नहीं लेना है ना यार, मैं ये बोल रहा था। मतलब इसमें ऐसा नहीं कर सकते ना कि f को पीछे एक्सटेंड करके फिर उसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे लाइन पे? एफ को पीछे एक्सटेंड 3D में, मतलब आपने स्क्यू लाइंस पढ़ी हैं क्या? नहीं। हाँ सर। देखो मुकेल की आवाज आई। सर एक चीज थी, एक मिनट, सपोज जेड एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हमारी बॉडी कंस्ट्रेंड है मूव करने के लिए, ठीक है। यस सर। अगर मैं ये कोई पॉइंट है a,0,0 यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक एफ जेड और एक एफ वाई। तो जो हमारी फोर्स है वो इस लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रही है। ये लाइन ना तो जेड एक्सिस के पैरेलल है, ना ही जेड एक्सिस से इंटरसेक्ट करती है, और ये हमारी फोर्स है। और अगर आप इस लाइन का जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो वो ए आएगा। बोलो। हाँ सर। इस लाइन का जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ए आएगा। तो क्या मैं जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क एफ इनटू ए लिख दूंगा? हाँ, इसका ओरिजिन के अबाउट आप टॉर्क निकालेंगे तो वो एफ इनटू ए आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? हाँ सर। जेड एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? एफ वाई इंटू ए। बोलो। यस सर। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकालेंगे तो एफ इंटू ए, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस निकालेंगे तो एफ वाई इंटू ए। समझ में आ रहा है या बकायदा वेक्टर्स यूज करके सिखाऊं इसको? नहीं समझ आ रहा। नहीं नहीं, देख लेते हैं। तो फोर्स वेक्टर कितनी हो जाएगी मेरी, तो माइनस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये हमारा फोर्स वेक्टर हो गया। अगर मैं टॉर्क अबाउट ओ निकालता हूं तो ये आर क्रॉस एफ होता है, और आर हो जाएगा ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर विच इज ए आई कैप क्रॉस एफ, एफ इज माइनस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। क्या आंसर आया सॉल्व करके ये? तो ये हो जाएगा माइनस ए एफ वाई आई क्रॉस जे विच इज के कैप, और दूसरी टर्म क्या आएगी? प्लस ए एफ जेड आई क्रॉस के विच इज माइनस जे कैप। दिस इज द टॉर्क अबाउट ओ। अगर आपको बोला जाए टॉर्क अबाउट ओ का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर विच इज ए टाइम्स एफ। एंड व्हाट इज द टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस? तो केवल ये वाला कंपोनेंट लेना है,
उसका मैग्नीट्यूड a इंटू एफ वाई आया। ठीक है, यस सर। क्लियर है यस सर। सभी को? हाँ सर। ठीक है, और इसमें कुछ नोट करने वाला रह गया? सर एक दो चीजें पूछनी थी। हाँ जी पूछो। सर एक तो ये था जो आपने लाइंस बनाई, यही स्क्यू लाइंस है ना? हाँ ये दो स्क्यू लाइंस है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉल्ड स्क्यू लाइंस। नॉन एक पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। एक छोटा सा जोक और था सर, वो गलती से शायद मैंने बोला था। एक मिनट होल्ड करना। हाँ बेटे क्या कह रहा था? नहीं सर, वो मैं क्या बोल रहा था, मैंने वो शायद गलती से मैंने बोला था, क्या? स्क्यू लाइंस वाला। अच्छा, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। हाँ नहीं, वो आपने शायद, नहीं कुछ नहीं, जाने दो सर। नॉन पैरेलल तो मुझे लगता है जरूरी नहीं है। हाँ नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग बिल्कुल, तभी स्क्यू लाइंस होंगी। और सर जो आपने अभी ये बोला ना सर कि उस जेड एक्सिस के बाद इसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो एक स्टेटमेंट थी सर, एक बहुत ही डिफाइन नहीं कर सकते? नहीं मतलब डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मतलब आपने वो ही बताया ना। नहीं तो मतलब एक्चुअली एक स्टेटमेंट पूछनी थी, उसका मतलब पूछना था। वो एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल बुक की स्टेटमेंट है सर एकदम। सर angular momentum of a particle is not defined about an axis, instead it is defined about a point. Therefore above idea of summing up angular momentum of all particles about a point gives angular momentum of the rigid body about a point. But while dealing with fixed axis rotation or rotation about an axis in translation, we need angular momentum about an axis. इसका मतलब शुरू पहली स्टेटमेंट में ही कंफ्यूजन, मतलब मेन तो कि एंगुलर मोमेंटम इज नॉट डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, मतलब मतलब इसको वो थोड़ा सा मतलब मिस कम्युनिकेट कर हो गया है। एक्चुअली द एलिमेंट्री डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अबाउट अ पॉइंट। वंस यू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट, then you can resolve and have its components in different directions along different axes, and then you can investigate one by one what happens to this component of angular momentum, what happens to the other. मेरे अगले 2 लेक्चर्स इसी चीजों पे चलने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट, ये सब क्लियर होगी। मैंने एक पार्टिकल से स्टार्ट ही इसलिए किया ताकि आपको रिजिड बॉडी में ये सारी दिक्कत ना आए। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी बेसिक्स और बहुत स्क्रैच से आपको चीजें सिखाऊंगा मैं, तो वो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैं इसलिए जो मैंने आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा, मैंने टॉर्क के ऊपर कितनी बहस की है कि भैया मैंने टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकाला, फिर उसके कंपोनेंट्स बनाए एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें टॉर्क का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने इस सिलेंडर को कंस्ट्रेन कर दिया मूव करने के लिए एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो ये जो एफ पैरेलल रोटेशन जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये जो हिंजेस हैं ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट कर रही होंगी, जो उस एफ पैरेलल के टॉर्क को बैलेंस कर ले रही होंगी, जिसकी वजह से वो केवल उसी एक्सिस के ऊपर घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम की भी बात करेंगे तो एलिमेंट्री जो रिलेशनशिप है जो हमने बेसिक पढ़ी, वो क्या पढ़ा हमने, जो बेसिक रिलेशनशिप पढ़ी वो पढ़ा आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। व्हाट इज दिस? इसमें हमने क्या किया है, हमने मोमेंट ऑफ फोर्स लिया अबाउट अ पॉइंट और हमने उसको प्रूव किया है इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, अब ये वाली जो मूवमेंट आई मेरे पास टॉर्क, ये d बाई डी टी ऑफ एल आ गया। नाउ दिस इज अ वेक्टर रिलेशनशिप, दिस फर्दर कैन बी written as tau in x direction is d by dt of x and tau y is equal to d by dt of ly and tau z is equal to d by dt of lz। और ये लगाने के लिए ये जरूरी है कि आपके i कैप j कैप और k कैप स्टेशनरी वेक्टर्स हैं। समझ रहे हैं?
मैंने बोला था आपको कि जब मैं एक्सिस चूज करूंगा तो एक्सिस की ओरिएंटेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स रहेगी, सो दैट हमें उसके अंदर बॉडी घूमते हुए दिखाई दे। तो हम एक ऐसी एक्सिस ले रहे हैं जो खुद रोटेट नहीं कर रहे हैं, और आई कैप, जे कैप, के कैप हमारे स्टेशनरी वेक्टर्स हैं। उस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दैट केस वी विल हैव एन एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड द component of the moment of force along x axis will be responsible for change in that. ठीक, ठीक है। बेहोश हो गया क्या? हाँ सर, मेरे को अपनी इंटरनेशनल बुक पे गर्व हो रहा है, मतलब इतनी अच्छी बुक है। तो कभी ये स्टेटमेंट भी बढ़िया है कि एंगुलर मोमेंटम नीड नॉट नेसेसरली बी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये अब क्या हो, एक मिनट, ये कैसे पॉसिबल? मान लो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये। सर, वैसे ये स्टेटमेंट भी मेरी वाली बहुत अच्छी नहीं थी, मॉड्यूल की ही थी। चलो विल टॉक अबाउट दैट, है ना। विल धीरे 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 कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। अभी उतना आगे की सोचने लग जाएंगे तो हम जो एलिमेंट्री प्रोसेस डेवलप कर लेंगे तो वो कंफ्यूजन्स नहीं आएंगी दिमाग में। तो मैं पढ़ाना ही इसलिए पार्टिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि वो कंफ्यूजन्स नहीं आए। वो सब चीजें रिजॉल्व करता हुआ चलूंगा मैं धीरे धीरे करके। इसलिए मैंने बोला था इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत टाइम लगने वाला है अपने को। तो इतना कुछ हो गया बोर्ड पे, स्क्रैच नोट कर लिए तुम लोगों ने? कुछ रह गया हो बता दो, मैं इधर उधर स्क्रॉल कर देता हूँ तुम्हारे लिए। सर पहले तो यही नोट करना है जो बना हुआ, फिर सर थोड़ा सा बता देंगे। छोटा कर दूं क्या, दिख हाँ जाएगा? सर, सर जूम आउट कर दो सर, जूम जूम आउट आउट कर कर दो दिया मैंने, ये लो। सर, खाली जूम मत करना सर। खाली जूम तो ऑलरेडी चल रहा है। करें वापस जूम इन? सर 1 मिनट, लास्ट का बात नहीं है। चलो ठीक है, गिव मी अ ब्रेक, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
हाँ जी, नोटेड। चलें आगे। Yes, sir. हाँ सर। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखेंगे और मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पे चलेंगे और आपको फील आएगी वहां से डायरेक्शंस की। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज वी हैव अ स्टोन ऑफ मास m thrown from ground is a stone of mass m is thrown from ground with speed u at an angle theta above horizontal. Determine its angular momentum about the point of projection when यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में when it is at the highest point, second part when it is about to hit the ground, और तीसरा exactly t seconds after projection. Express your answer in terms of mass, initial speed, angle theta, acceleration due to gravity, and if the time is there, then time. Time तो थर्ड पार्ट में ही आएगा। करो सॉल्व जल्दी से।
हाँ जी, कितनी देर? तो मतलब पहले दूसरे तो आसान थे, दो हो ही गए, तीसरा बस सॉल्व करना था। वेट कर रहा हूँ। सर वो थर्ड पार्ट का आंसर बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। फर्स्ट का बता। सर फर्स्ट का यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय 2g। एम नहीं आया? हाँ एम हाँ आएगा। एम आएगा। वही जस्ट बोल नहीं, रहा यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय 2g। बाय 2g। इसका 2mu³ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय 2g, ऐसा। हाँ सेकंड सर सर वो मतलब यू व्हाई क्यूब है नॉट ना, कटिंग टू सर? क्यूब है ना। नीचे 2 नहीं आएगा, ऊपर 2 आएगा और यहाँ u³ आएगा। हाँ भाई। हाँ यस। 4 टाइम्स हो जाता है। हाँ, इसका 4 टाइम्स है। और सर ये नीचे का यू कॉस थीटा जीटी स्क्वायर बाय 2। m u cos थीटा gt² बाय 2 आ रहा है ये आंसर? सर लास्ट वाला तो आ रहा है सर, मालूम नहीं सेकंड वाले में क्या गलत कर दिया। ओ सॉरी, वो मैंने साइन टू थीटा की फॉर्म में लिखा और मैंने देखा ही नहीं कि आपने तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा लिखा है। हाँ नहीं, सेम ही आ रहे हैं सर। तो थर्ड पार्ट के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अगर आप u साइन थीटा बाय जी पुट कर देंगे तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, और 2u साइन थीटा बाय जी पुट कर देंगे तो सेकंड का आंसर आ जाएगा, इसलिए उसका 4 गुना भी आता है। सर लेकिन एक चीज, मतलब आपने सेकंड को कैसे सॉल्व किया? उसका मतलब 4 गुना आपने करके। नहीं, डाउट नहीं है क्योंकि मतलब मैंने तो साइन उसका 4 गुना करके। ओ सीधे ओके, क्योंकि मतलब मैंने पहले वाले में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, लेकिन दूसरे में साइन टू थीटा लिखा था, इसलिए मेरे को अचानक से लगा कि शायद आंसर गलत हो गया। तो मैंने इसको u स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, और ये ऐसे मूव कर रही है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे x एक्सिस मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, और जहां से फेंका वहां पे 0 0 मान के वर्टिकल के लॉन्ग y एक्सिस मान लेते हैं। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तब इसकी स्पीड u cos थीटा होगी। अगर मेरे को कोई कहे ओरिजिन के वो एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो मेरे को सबसे सुंदर साधारण तरीका दिख रहा है, इसकी लाइन ऑफ मोशन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाइट। सो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा m इंटू यू कॉस थीटा इंटू दी हाइट, और हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में जब ये यहाँ पहुंची होगी तो मेरे को ज़्यादा बेहतर तरीका लग रहा है ये वाला, जिसमें इसकी वेलोसिटी के मैं 2 कंपोनेंट ले लेता हूँ। मुझे पता है कि ये वाला कंपोनेंट वापस u साइन थीटा हो गया होगा, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर है r, तो ये रेडियल कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो सेकंड केस में मैं m इंटू यू साइन थीटा इंटू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, मतलब u साइन थीटा परपेंडिकुलर इंटू r हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व किया कुणाल चौधरी? सर मैंने तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, एक्स वाई माइनस मतलब आई क्रॉस आपने जे एक्स वाई। आई कैप प्लस वाई जे कैप और m, और उसकी वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू पुट कर दी u cos थीटा इंटू टी, और y की वैल्यू पुट कर दी u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
और Vx की वैल्यू पुट कर दी u cos थीटा और Vy की वैल्यू पुट कर दी u sin थीटा माइनस gt। सबने ऐसे ही किया क्या? हाँ सर मैंने भी हाँ और सर। एक मेरे पास दूसरा वो दूसरे से किया था मैंने, थोड़ा सा फर्क था बस कैसे? कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकाल के फिर उसका कंपोनेंट लेके वेलोसिटी का। वो तेरी सर बहुत कैसे? बोरिंग है सर। अर्नब, हाँ भी अर्नब बता जरा। किसी टाइम टी पर ये यहाँ है अब। हाँ तो सिंपल ये हुआ ना कि वो वर्टिकल कंपोनेंट तो पता ही है, हॉरिजॉन्टल भी पता है, तो एक ये पता है डिस्प्लेसमेंट u का। cos थीटा और ये पता है u sin थीटा माइनस gt। अब डिस्प्लेसमेंट का भी पता है हमें। तो ये x और ये y फिर। हाँ तो ये एक्स और वाई तो पता ही है, तो अब वो आ गया, आर आ गया। ठीक है, और इसको कुछ अल्फा पे मान लेते हैं, यू को, यू डैश को अल्फा पे मान लेते हैं ऊपर उस पॉइंट पे। ये वाली वेलोसिटी को इधर से अल्फा एंगल पे हाँ या r से अल्फा एंगल पे? नहीं, ये जैसे हॉरिजॉन्टल से अल्फा पे, ठीक है, और नीचे तो थीटा दे रखा है। ये थीटा है। नहीं ये नहीं था, कौन सा था, दूसरा वाला थीटा था ना। थीटा तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थी ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का एंगल। हाँ हाँ तो वही। तो इसमें मतलब उसका कॉस थीटा कंपोनेंट इसके अल्फा के कंपोनेंट के बराबर होगा। है हाँ ठीक है, तो ये v cos अल्फा होगा। हाँ अगर v वेलोसिटी है यहाँ पर, फिर और ये v sin अल्फा होगा। हाँ, और फिर वहाँ कब तो लगा, डरा रहा है यार। मैं पता नहीं क्या किया, एक क्या थीटा मतलब को ले किया था यार मैंने। एक बात बता, सुन अर्नब, जब तूने तो यहाँ वो तक, एक्चुअल बस इधर वैसे सुन, लिखने में ही डर लगता है सर। सुनो तो सही, जब तुमने ये x और ये y लिख लिया और अब आपके पास एक वेलोसिटी ux और एक uy आ गई, सॉरी vx और vy आ गई, तो इस पॉइंट को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आप vy इंटू एक्स लिखो और ये काउंटर क्लॉकवाइज है, और एक vx वी एक्स इंटू वाई। y लिखो और ये क्लॉकवाइज है, तो ऐसे लगा दो और k कैप लगा दो। ये क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया बेसिकली मैंने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का भी एक्स आई कैप प्लस वाई कैप से। यस सर, हाँ। हाँ भी आर्यन, यस सर। तूने भी ऐसे ही किया है? हाँ उस समय मैंने आर क्रॉस एफ कर दिया था। आर क्रॉस एफ। हाँ सर। सर अचानक अभी क्या हुआ? एनीबॉडी विद अ डिफरेंट मेथड? नहीं मतलब आर यही क्रॉस था एफ, यही। आर क्रॉस एफ वाला मेथड अपने को बहुत जरूरी एनालाइज करना है, बिकॉज मेरा पर्पस इस क्वेश्चन में वही सिखाने का आपको। तो हमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, किसी मूवमेंट पे ये यहाँ पर है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो mg लग रही होगी डाउनवर्ड्स, और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x है। तो अगर मैं ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूं तो वो mg इंटू एक्स आएगा, दैट इज mg इंटू यू कॉस थीटा इंटू टी आएगा। हेलो। हाँ जी बेटे। हाँ सर वो मतलब एक्चुअली आपकी आवाज बहुत कट रही थी। सबके साथ ऐसा हुआ क्या? मतलब समझ में तो ऐसा कुछ था नहीं पूछने को, लेकिन आपने कभी क्या बोला था कि बता दीजिए। नहीं सर आ गया। मेरे क्लियर है। प्रत्युष की आवाज बारात नहीं आ रही। टॉर्क को dl बाई dt नहीं वो लिख तो लिया मेरे यहाँ नेट आ नहीं है सर वो। और इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये आंसर आ गया। हाँ जी, तो आप लोगों ने अच्छा किया, आर क्रॉस एम वी से निकाला, और हमने टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी से निकाला। दोनों से आंसर से हमारा, जस्ट टू वैलिडेट कि हाँ देखो, मतलब टॉर्क डी एल बाई डी टी के बराबर होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू थिंक अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इनफैक्ट ये बेहतर है ना, यही तो किया ये आ रहे हैं। ज्यादा ही अच्छा सोल्यूशन नहीं है। हाँ सर यही किया था।
अब इसमें t की वैल्यू u sin थीटा बाय जी 2u sin थीटा बाय जी पुट करो तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर भी आएंगे। बट आपको फर्स्ट और सेकंड डायरेक्टली सॉल्व करने भी आने चाहिए। और ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है टॉर्क कैलकुलेट करके उससे एंगुलर मोमेंटम निकालने का, है ना। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये बोल नहीं रहा कुछ भी, क्या हो गया? प्रत्युष तो ही बोल दे। डाउट तो नहीं है पर ये कुछ नहीं मतलब मैं हाँ बोल भाई, तो बीच में एग्जिट हो गया था अच्छा फिर लेकिन काफी सोल्यूशन है ये तो। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ऐसा कोई ये मतलब कोई 30 मार्क का सॉल्यूशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि देखो टॉर्क से भी सोचा जा सकता है। उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है mg, तो एज इट मूव्स आप उस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करो और उसको इंटीग्रेट करो, उससे भी आंसर आ रहा है ना। सर अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना कितना आसान हो जाएगा ओरिजिन के अबाउट, क्यों? एल को आई ओमेगा लिखो, आई एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम का फंक्शन बना सकते हैं आप एंगुलर वेलोसिटी को, बट गंदा ही बनेगा क्योंकि नीचे भी टाइम आ रहा होगा आर में। चलें आगे। यस सर। सर एक बार बस जूम आउट कर दो। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना आना भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाली है आपको इसकी, है ना। हाँ सर, सर फोटो खींच ली। फोटो खींचने से क्या होगा, बाद में लिखते हो? थियोरी वाला लिखता हूँ मैं बाद में। ठीक है, हाँ जी, क्लियर कर दूं? हाँ सर। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल। तो पार्टिकल ऑफ मास 3 kg moves with the speed of 10 meter per second along the line 4x plus 3y is equal to 5. Find its angular momentum about origin. Magnitude of the angular momentum about origin. इतनी देर? 30। 30। और 30 आ गया। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये 1 यूनिट आ जाएगा। हाँ सर। तो हमारा ऑब्जेक्ट इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो ये उसकी लाइन ऑफ मोशन हो गई। तो ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम देखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 1 यूनिट है। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी मास 3 into 10 into the perpendicular distance 1, and that is 30 kg meter square per second. ठीक है।
यस सर। चलिए ठीक है, मुझे एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम है, मुझे निकलना है, तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस पे और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे अपनी, ठीक है। ओके सर। थर्मोडायनेमिक्स करेंगे या यही कंटिन्यू करेंगे? कल वाली क्लास में तो यही कंटिन्यू करेंगे, कल है ना क्लास? यस कल सैटरडे है ना, कल है क्लास, हाँ, कल ही कल। करेंगे। सर एक डाउट था मुझे वो वीडियो लेक्चर में। हाँ बोल। सर वो आपने वो डेरिवेशन किया था ना पहला ही, वो आई साइन स्क्वायर थीटा वाला, तो उसमें सर वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट को आपने डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया था, मतलब रेक्टेंगल में? कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला? तो मतलब अभी जो लगाया ना वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो वाला, मतलब वो डायरेक्ट तो आ जाता है ना उससे। गुड वन। ये नहीं मैंने लगाया कि अगर मेरे को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है x, y, और ये एक लाइन मालूम है जिसकी इक्वेशन है y = x tan थीटा। हाँ, तो x, y का इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस x tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा। हाँ सही सर, डायरेक्ट ही आ गया वो। क्या बात है, = y cos स्क्वायर थीटा। सर एक चीज, कुछ गड़बड़ नहीं होगी क्या? सेकंड थीटा आएगा ना? सेक थीटा आएगा। नीचे हाँ वो अच्छा, अंडर रूट आएगा ना, नीचे रूट आएगा तो सीकेंट थीटा आएगा। कमाल है यार, मुझे तो ये फार्मूला भी आता था, फिर भी मेरा दिमाग नहीं चला, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला गया। तो y cos थीटा माइनस x sin थीटा, ये r हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। गुड वन यार, थैंक यू। सर ये अच्छा है सर, मैंने भी कभी नहीं सोचा ये। मतलब मुझे यही देखा, पर बाद में किसने ये बोला देख के ना रोटेशन ही दिमाग में आता है, एक्चुअली वो ये देख के रोटेशन ही आता दिमाग में आता है। मुझे तो ये देख के कभी भी रोटेशन नहीं आता दिमाग में, मुझे यही ये आता है। देख, वो रोटेशन ही दिमाग में आता है कि कितने एक्सिस चूज कर लिया, और मतलब आज तक मेरे को किसी ने नहीं ये बात बोली कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, सब एक्सिस ऑफ रोटेशन का ही फॉर्मूला लगाते हैं उसमें। सर वो हाँ, इससे वही। इजीली याद हो जाएगा, मतलब ऐसा भूल गए तो फिर ये इससे ये तो निकाल मतलब सर सकते अच्छा हैं। प्रूफ भी है सर, मतलब रोटेशन वाला है। हाँ फार्मूला। वही। हाँ, ये तो प्रूफ ही हो गया उसका, है ना? क्या बात है, गुड वन यार। मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि मतलब कितना डम भी बात है, डम सी बात है यार, भी मतलब लाइन से डिस्टेंस ही तो लिखना था। मतलब वही सर। नहीं चलो सर, ठीक बता। ओके सर, ठीक है बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। सर बाय सर। बाय सर, थैंक यू।